हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, क्लास 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा था, उसके न्यूमेरिकल्स हम देख रहे थे और कुछ न्यूमेरिकल्स देख भी लिए थे। सही है। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज सारे न्यूमेरिकल्स इसके खत्म हो जाएंगे। ठीक है। आपका बुक और जो मेरा बुक है उसमें थोड़ा डिफरेंस है न्यूमेरिकल्स में, एडिशन का, इसलिए मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे पेस्ट करूँगा और आपको उसके हिसाब से देखना होगा। ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है वो मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल √2 का वैल्यू जो है वो बार बार अपन लॉ बुक में नहीं देखेंगे, वो होता है 1.414। ठीक है। और √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732। ये √3 लगेगा या नहीं लगेगा मुझे पता नहीं। ठीक है। लेकिन ये वैल्यू हमेशा ध्यान में रखना है, 0.707 और 1/√3 होगा 0.577। ये वैल्यू इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि बहुत बार आता है। ठीक है। √3 और √2 इन दोनों का जो जरूरत है वो हमें बहुत बार पड़ता है। कभी √2 ऊपर होगा, कभी √2 नीचे होगा। सही है। तो उसके लिए हमको लिख लेना चाहिए ध्यान में, बार बार लॉग हम इसके लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जो है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक एक न्यूमेरिकल। ठीक है। चलो मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। न्यूमेरिकल इज 4 चार्जेस of +6 into 10⁻⁸ coulomb. Each are placed at the corners of a square whose sides are 3 centimeter each. Sorry. Calculate the resultant force on each charge and show the direction on a diagram drawn to scale. ठीक है। क्या है इसमें मैं बताता हूँ आपको। एक स्क्वायर है। ठीक है। एक स्क्वायर है। ये जो कॉर्नर्स है स्क्वायर्स के, इन कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हैं। चारों चार्जेस जो है Q1, Q2, Q3, Q4 सब इक्वल है और वो है 6 इंटू 10⁻⁸ कूलम है क्या, 10⁻⁸ कूलम। ठीक है। ये गिवन है ABCD। चलो यहाँ पे मान लेते हैं ABCD। हमको निकालना क्या है, फोर्स on each charge, resultant force on each charge। अभी यहाँ पे अलग अलग चार्ज के लिए फोर्स निकालने का जरूरत है नहीं। पहली चीज, सारे चार्जेस की वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁸, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग रहा है। ठीक है। एक पर्टिकुलर चार्ज है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, मान लो Q1 रखा है। ए पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा है, Q1। तो उस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो लगाएगा, यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो लगाएगा, यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो लगाएगा। और टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे अपन, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, है ना। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 दोनों चार्जेस है, R क्या है, डिस्टेंस है। सही है। बस वो फॉर्मूला यूज करेंगे, बाद में निकालेंगे, धीरे धीरे जैसे जाएंगे समझ में आता जाएगा आपको। स्टार्ट करते हैं। पहले ए पॉइंट पे जो है ना चार्ज, उस पर निकालते हैं फोर्स। ए पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म याद रखना चाहिए, इसकी वजह से, बी की वजह से। ठीक है। अभी ये डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर दे के रखा है। स्क्वायर्स की जो साइड है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो अभी देखो यहाँ का जो फोर्स है वो निकाल रहे हैं अपन। ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, और ए पॉइंट पे जितना टोटल फोर्स लगेगा उतना ही इस पे भी लगेगा, उतना ही इस पे भी लगेगा, उतना ही इस पे भी लगेगा। क्यों, चार्जेस की वैल्यू सेम है, डिस्टेंसेस सारे सेम है ना, इसकी वजह से। तो सब पे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। किसी एक चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स निकालो, सारे चार्जेस पे उतना ही लगेगा। ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस ये होगा 3√2 सेंटीमीटर। अब ये कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, AC² = AB², क्योंकि डिस्टेंस जरूरी है ना, डिस्टेंस निकालना है आपको, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर = क्या, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 18 AC का स्क्वायर, है ना। तो AC क्या रहेगा, √18। √18 मतलब 2 × 9, 9 बाहर, 3√2 सेंटीमीटर। ये AC आ गया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ओके।
ओके, तो अभी यहाँ का लगने वाला फोर्स निकालते हैं। क्या 1/4πε0 Q1 Q2, ये चार्ज है 6 × 10⁻⁸, 6 × 10⁻⁸, और डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का मीटर में करेंगे तो 3 × 10⁻² मीटर, तो 3 × 10⁻² मीटर, और r इतना है मीटर में, उसका स्क्वायर है, तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू डालते हैं क्या, 9 × 10⁹, ठीक है ना। तो ए पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, बी की वजह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 × 6 × 6 कितना हो गया, 36 इंटू, अभी ऊपर देखो 10 की पावर, ये 8 माइनस है, ये 8 भी माइनस है, टोटल माइनस कितना हो गया 16, तो ये -16 और ये 9 प्लस है, तो -16 + 9, -16 + 9 होता है -7 अपॉन, ये नीचे कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। अभी ध्यान से देखेंगे तो 9 9 कट हो जाएगा, ये 10⁻⁴ है, ऊपर रहेगा तो +4 हो जाएगा, +4 अगर हो गया तो -7 + 4 कितना, -7 + 4 + 3, तो ये 9 9 कट बचा 36, और ये पावर की जब अपन करेंगे कितना आएगा 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। इसने बी ने इस पे कौन सा फोर्स लगाया है, इतना फोर्स लगाया है। अभी इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे निकालता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट है, दोनों प्लस प्लस है, सारे क्या है प्लस है, इधर का भी जो चार्ज है प्लस है, प्लस है, प्लस। बी पे जो चार्ज है वो ए पे कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन वाला, ढकलेगा, तो ए को ऐसा ऊपर ढकेलेगा, तो ये वाला फोर्स ऊपर, ये डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स लगने वाला ए पे बी की वजह से, ठीक है, दिख रहा है आपको। ओके, अभी डी का निकालते हैं। देखो ये चार्ज और ये चार्ज सेम है एग्जैक्ट, और डिस्टेंस भी उतना ही है 3 है, सारा टर्म करेंगे अपन, फाइनली क्या आ जाएगा आंसर वही, तो दोबारा करने की जरूरत है नहीं। सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली FAD = also 36 × 10⁻³ न्यूटन, लेकिन डी का जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी रिपल्शन वाली, तो ये होगी डायरेक्शन रिपल्शन वाली, ठीक है। ये कौन सा है, AD, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, डायग्राम भी ड्रॉ करने को बोला है उसमें। तो बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स निकाल लिया, डी पे जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स निकाल लिया, अभी किसकी बारी, सी पे जो चार्ज है, लेकिन वो निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी डिस्टेंस अलग है, तो ए पे लगने वाला फोर्स सी पे जो चार्ज है उसकी वजह से, ये बाकी से 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 भी सेम, क्या 36, डायरेक्टली प्रॉब्लम 6 × 6 36 × 10⁻⁻16, ठीक है, थोड़ा जल्दी होगा, समझ में आना चाहिए। Q1 Q2 दोनों सेम है, 6 × 6 36 10⁻⁸ × 10⁻⁸ 10⁻16। अभी r क्या है, लेकिन 3√2 सेंटीमीटर, 3√2 सेंटीमीटर, उसका मीटर में करके स्क्वायर करेंगे, तो 3√2 सेंटीमीटर का पहले मीटर में करा, ये मीटर में हो गया, उसके बाद में क्या करा मैंने, स्क्वायर करा, ठीक है। तो 9 × 36, और ये वापस कितना -7, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, और 10⁻⁴, ठीक है। अभी देख 9 9 कट, 36 / 2 18, और ये पावर का वापस ऐसा खेल होगा, कितना हो गया 18 × 10⁻³ न्यूटन। अभी इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये यहाँ पे जो चार्ज है वो इस पे कैसा फोर्स लगेगा, ऐसा रिपल करेगा ना, तो ऐसा ऐसा, ये 3 अलग अलग फोर्सेस निकाल लिया अपन ने, ठीक है, FAC, लेकिन अपने को रिजल्टेंट निकालना है, तो इसके लिए ढंग से देखना क्या है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, क्लास 11 स्केलर वेक्टर चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स, या ठीक है, उसमें ये दो जो फोर्स है FAB और FAD, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे, क्योंकि स्क्वायर है, ये सीधा है और सीधा है, दोनों एक दूसरे को क्या होती है, साइड्स परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री एंगल। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से दोनों का मैग्नीट्यूड भी तो सेम ही है, 36 × 10⁻³ न्यूटन, FAD भी उतना ही है 36 × 10⁻³, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है।
पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल। डायगोनल कहाँ से जाएगा, ऐसे, और एक तीसरा वेक्टर जो है वो ऐसे ही है। तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, डायगोनल है ना, पैरेललोग्राम लॉ। और उसमें ये एफ ए सी जो थर्ड फोर्स है वो अपने आप ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्ट ऐड होके फाइनल रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन निकालेंगे कैसे, रिजल्टेंट ऑफ एफ ए बी एंड एफ ए डी अगर मालूम होगा आपको, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था अपन ने, ये पूरा एंगल थीटा है, एक वेक्टर ए और बी इनके बीच में एंगल थीटा है पैरेललोग्राम, और ये रिजल्टेंट जो है वो बीच में से जा रहा है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा मतलब जिन दो वेक्टर के बीच का हमें, सॉरी, जिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है उन दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, खाली इतनी बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये कंसेप्ट यूज करके क्या हो जाएगा, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए डी का स्क्वायर, क्यों, थीटा कितना है 90, इसके लिए cos 90 0 हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। तो ये निकालते हैं 36 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 36 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। नीचे ये दोनों सेम है, देखो ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 36 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 2 और ये 36 इंटू 10⁻³ स्क्वायर रूट के बाद। अब ये अंडर रूट 2 की वैल्यू बताई थी मैंने 1.414, ठीक है, 1.414 इंटू 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। नीचे का दिख रहा है आपको, ओके। तो ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया है 1.414 इंटू 36। डायरेक्ट कैसे, आपको मल्टीप्लीकेशन ही करना है, ठीक है, कोई नया मेथड नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे कोई दूसरा चाहिए। वो आता है 50.904 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अभी ये जो फोर्स है ना 50.904, वो रिजल्टेंट निकालना है, इसका और इसका, बी से ए पे लगने वाला और डी से ए पे लगने वाला, इन दोनों फोर्सेस का मैंने क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट निकाल लिया इस डायरेक्शन में। लेकिन इसमें और एक फोर्स ऐड होगा, कौन, ये लगाने वाला, ये भी तो ऐसा लगा था, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की एडिशन हो जाएगी। फिर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, ये वाला रिजल्टेंट 50.904 इंटू 10⁻³ प्लस ये वाला एफ ए सी कितना है 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। डायरेक्ट है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सीधी एडिशन हो जाएगी। इनको ऐड करो, 50 प्लस 18 68.904 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और हो जाएगा 6.89 इंटू 10⁻² न्यूटन, 6.89 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जितना भी इस पे ए पे जितना टोटल फोर्स लग रहा है, डी पे भी उतना ही लगेगा, सी पे भी उतना ही लगेगा, बी पे भी उतना ही लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्जेस की वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो हर एक के लिए एक निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। ये सिंपल है थोड़ा, क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, देखो यहाँ पे वैल्यू उसने अलग दी है, लेकिन ई दे के रखा है 5.0 के लिखा है ना, तो के नहीं लिखना चाहिए था, नहीं तो आंसर गलत मिलेगा। 5.0 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये है वैल्यू उसका, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड जो है, ठीक है, वो हर एक साइड कितने का है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर मीटर में करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग केसेस। देखो सिंपल क्या है, और अलग अलग प्लेन दिया है, एक्स वाई एक्स जेड और
स्क्वायर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद जेड एक्सिस। इसका बताता हूँ, फ्लक्स निकालना है। तो इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बीच में एक ही फॉर्मूला है, वो है ई ए कॉस थीटा। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ए मतलब एरिया वेक्टर, और कॉस थीटा मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे पहले मैं एक्स वाई जेड प्लेन निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन मान के चलते हैं कि ऐसा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से, सेपरेट वीडियो है उस पर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है, ये कुछ एक एरिया होगा, है ना। उस एरिया में से जितनी भी लाइंस जा रही है वो पूरी लाइंस मतलब क्या होता है, फ्लक्स होता है। और एरिया वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। एरिया और एरिया वेक्टर एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। या फिर ऐसा नहीं बोलते हैं, एकदम करेक्ट बोला जाए तो इस लैमिना जो है, ये जो सरफेस है, इसका जो एरिया होता है, एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर इस सरफेस को क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहला उन्होंने निकालने को बोला है कि एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई मतलब एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई मतलब वर्टिकल, ये प्लेन हो गया आपका, ये हो गया ऐसा प्लेन, है ना, एक्स वाई। तो एक्स वाई प्लेन अगर है, रीजन इज गिवन बाय ट्रू स्क्वायर, तो क्या होगा देखना, ये हमारा है सरफेस, ठीक है, और हमारी फील्ड ऐसी जा रही है एक्स और वाई। तो जो ई है और जो ए है एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन एरिया परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर इसको भी परपेंडिकुलर होता है। अगर आपने ढंग से देखा होगा, अगर मैंने एरिया ऐसा रखा है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसी, ठीक है। इस टाइम पे क्या होगा, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो फाई क्या होगा, ई ए कॉस 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो ई कितना है, 5 मैग्नीट्यूड, एरिया नहीं निकाला ना मैंने। एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 100 का हो जाएगा 100, 10⁻² का हो जाएगा 10⁻⁴, ये 10⁻², 10⁻⁴, फाइनली कितना रहेगा 10⁻²। तो एरिया है 10⁻², कॉस 0 होता है 1, 5 × 10⁻², और ये यूनिट होता है, अगर ये है वोल्ट पर मीटर और ये है एरिया मीटर स्क्वायर, कट वोल्ट मीटर, कितना आएगा यूनिट, वोल्ट मीटर। ये हो गया पहला। दूसरा बोला है उन्होंने एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन इस तरह से देखो, आप ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हो। ये एक्स जेड प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये पीछे जाने वाला जेड एक्सिस, है ना। और लाइंस हमारी ऐसी पास हो रही है, इस एरिया में से एक भी लाइन नहीं पास हो रही, सब ऊपर ऊपर से निकल जा रही है, तो फ्लक्स का कितना आना है, 0 ही आना है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी हॉरिजॉन्टल। अब ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, ऊपर। ये एरिया को, इस सरफेस एरिया को एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। फील्ड की डायरेक्शन ऐसी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। थीटा कितना रहेगा, थीटा 90 आ जाएगा, ठीक है। ई है 5, एरिया है 10⁻², कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो सारा कितना हो जाएगा 0। और आगे है थर्ड केस जो है, थर्ड केस में थीटा देके रखा है 45 डिग्री, तो सिंपल है, ई ए कॉस 45 डिग्री। ई है 5, एरिया है 10⁻², कॉस 45 डिग्री आता है 1/√2। और अब भी मैंने बोला 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, तो 5 × 0.707 × 10⁻², ये 707 × 5 करो, ठीक है, कितना आएगा, 5 3 5, ठीक है, 3 5 × 10⁻², 1 2 3 1 2 3, 3.535 × 10⁻² वोल्ट मीटर। बस इस तरह से आ जाता है, सिंपल है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला में वैल्यू डालो आ जाएगा, ठीक है।